नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। एक पुरानी कहावत है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। चुनाव से पहले भारतीय राजनीति इसी कहावत के इर्द गिर्द घूमने लगती है। 2014 की लड़ाई करीब है और एक बार फिर 11 पार्टियों के सियासी मिलन का मुहूर्त निकलने लगा है। तीसरे मोर्चे की खिचड़ी पकने लगी है, लेकिन महत्वाकांक्षाओं की दीवार इतनी ऊंची है कि मिलन और सम्मेलन के बाद भी एक होने और एक साथ लड़ने का फैसला नहीं हो पा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी इस कुनबे के कई किरदारों के दिल में प्रधानमंत्री की कुर्सी का सपना पल रहा है। लेकिन भानुमति का यह कुनबा नरेंद्र मोदी को भी परेशान कर रहा है। तभी तो मोदी जब तीसरे मोर्चे के किरदार यानी नवीन पटनायक के सूबे में पहुंचे तो नए फ्रंट की चाहत रखने वालों पर खूब बरसे। मोदी ने कहा कि दिल्ली में कुछ घिसे पिटे लोग तीसरे मोर्चे की दुकान खोलने में जुटे हैं, जिनके चेहरे से नकाब हटाना जरूरी है। मोदी बोले कि थर्ड फ्रंट सिर्फ कांग्रेस की मदद के लिए ही बनता है। मोदी का इतना कहना था कि उनके पुराने दुश्मन नीतीश कुमार का जवाब आ गया। नीतीश ने कहा कि तीसरे मोर्चे ने बड़े बड़े हवाबाजों की हवा निकाल दी है। वैसे जिन 11 पार्टियों को मिलाकर तीसरा मोर्चा बनाने की कल्पना की जा रही है, उसकी हैसियत मौजूदा लोकसभा में 100 से भी कम सांसदों की है। अगर 2014 की लड़ाई के बाद इनकी ताकत में इजाफा हुआ और मोदी और राहुल के हाथ से कुर्सी छिटक गई तो सत्ता की नई संभावनाएं बन सकती हैं, जैसा कि इतिहास में देवेगौड़ा और आई के गुजराल के साथ हो चुका है। तो क्या इसलिए मोदी को तीसरे मोर्चे की चिंता सताने लगी है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तीसरा मोर्चा घिसे पिटे लोगों की दुकान है, जैसा कि मोदी ने कहा, और मोदी के निशाने पर क्यों है थर्ड फ्रंट यानी तीसरा मोर्चा? इसी मुद्दे पर बात करेंगे मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए तीसरे मोर्चे पर मोदी का हमला। घिसे पिटे लोगों को इकट्ठा करके तीसरे मोर्चे की वकालत करते रहते हैं। थर्ड फ्रंट की वकालत करने वालों को सबक सिखाने का समय आ गया है। जो थर्ड फ्रंट की दुकान खोल लेते हैं वही लोग बैठे हैं, कांग्रेस का समर्थन करते रहते हैं और जब चुनाव आता है तो थर्ड फ्रंट का नकाब पहन लेते हैं। ये इनका कारनामा रहता है। थर्ड फ्रंट की जिस दुकान को सबक सिखाने का पैगाम देने के लिए नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर के इस मैदान को चुना, वो दुकान अभी सजी भी नहीं। अभी तो ऐसे कुंडे का आकार सिर्फ कल्पनाओं में ही साकार हो रहा है। बावजूद इसके नवीन पटनायक के सूबे में पहुंचते ही मोदी तीसरे मोर्चे को बेनकाब करने पर तुल गए। नई नई परिभाषाएं कर दी, अपने धारा प्रवाह भाषण में थर्ड फ्रंट को धराशायी करने की कस्में खिला दी, मोर्चे के केंद्रीय किरदारों पर टूट पड़े, बता दिया कि भानुमति का ये कुनबा चुनाव से पहले सिर्फ कांग्रेस की मदद के लिए ही बनता है। ये थर्ड फ्रंट उसका एक ही काम है, कांग्रेस बचाओ। जब तक हम एक कांग्रेस को मदद करने वाले थर्ड फ्रंट के नाम पर मैदान में आने वाले इन सब लोगों को पहचानेंगे नहीं, हम हिंदुस्तान की राजनीति का शुद्धिकरण नहीं कर पाएंगे। मोदी बोले तो ऐसे मानो सियासत के शुद्धिकरण का टेंडर अकेले उन्हीं के पास हो। भुवनेश्वर में भाषण का आधा वक्त तीसरे मोर्चे पर ही कुर्बान हो गया। मोदी चुप हुए तो उनके पुराने दुश्मन का जवाब आया। थर्ड फ्रंट की कामयाबी का गुमान पालकर बैठे नीतीश बोल पड़े कि भविष्य के कुनबे ने बड़े बड़े हवाबाजों की हवा निकाल दी है। कलकत्ता की रैली में जो कुछ भी कहा गया उससे पता चलता है कि अभी बना नहीं है, उसके पहले ही से परेशानी हो गई। उसके पहले ही परेशानी हो गई, यानी जितने हवाबाज लोग हैं उनकी हवा निकलने लगी है। सिर्फ अभी बातचीत हुई है, इसी से हवाबाजों की हवा निकलने लगी। उधर नीतीश को पानी पी पी कर कोसने वाले लालू यादव अपने अतीत के अनुभवों से तीसरे मोर्चे के भविष्य को मुहावरों के जरिए खारिज कर रहे हैं। है कभी उधर फोन से कोई बात कर रहा, उधर बात कर रहा, सब एक दूसरे को उठा रहा, सब चलता नहीं। बढ़िया से हम देखते हैं, कभी बढ़िया से हम देखते हम आए हैं बहुत दिन से, हमको बहुत तजुर्बा है। जिन हमसे वो ले पड़े जाते हैं, समझे, सिर्फ बेकार की बात है। फिलहाल जिस तीसरे मोर्चे की परिकल्पना को साकार करने की कोशिश हो रही है उसमें 11 पार्टियां हैं, जिनमें सीपीएम के 16 सांसद हैं, सीपीआई के 4 सांसद, फॉरवर्ड ब्लॉक के 2 सांसद, आरएसपी के 2, एआईएडीएमके के 9, बीजेडी के 14, जेडीयू के 20, जेडीएस के 3 सांसद, जेवीएम के 1,
एजीपी के 1 और समाजवादी पार्टी के 23 सांसदों को मिलाकर भानुमति का एक कुनबा खड़ा करने की कोशिश हो रही है। खास बात यह है कि इस कुनबे के हर किरदार के दिल में प्रधानमंत्री बनने की तमन्ना कुलांचे मारती है। सियासी अखाड़े के पहलवान मुलायम सिंह के ज़हन में तो बीते 2 दशक की यादें ताजा हैं, लिहाजा किसी भी फ्रंट का भविष्य उन्हें चुनाव के बाद ही दिख रहा है। थर्ड फ्रंट को लेकर आप कितनी तैयारी? थर्ड फ्रंट बनता हमेशा चुनाव के बाद। थर्ड फ्रंट को लेकर आप कितनी तैयारी? थर्ड फ्रंट बनता हमेशा चुनाव के बाद। मगर एक सच और भी है कि तीसरे मोर्चे की मौजूदा ताकत करीब 100 सीटों तक है। हालिया सर्वे बताते हैं कि 2014 की लड़ाई में इन दलों की ताकत और बढ़ सकती है। यानी मोदी के हाथ से अगर सत्ता की कुर्सी फिसलती है तो तीसरे मोर्चे का यही कुनबा किंग मेकर की हैसियत में होगा। तो क्या इसीलिए थर्ड फ्रंट मोदी के निशाने पर है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तीसरा मोर्चा अभी बना नहीं, अभी मिलन और सम्मेलन का दौर चल रहा है, लेकिन मोदी के निशाने पर। मोदी कोलकाता रैली में भी थर्ड फ्रंट को थर्ड रेट का फ्रंट बता चुके थे। आज भुवनेश्वर में गरजे और बरसे और थर्ड फ्रंट को ऐसी दुकान बताई जो घिसे पिटे लोग इकट्ठा होते हैं और ऐसी दुकान खोलते हैं। मोदी के निशाने पर थर्ड फ्रंट क्यों, इसी मुद्दे पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या वाकई तीसरा मोर्चा कोई चुनौती भी दे पाएगा अगर बनता है तो, और क्या बन भी पाएगा तीसरा मोर्चा, या सिर्फ एक मिलन और सम्मेलन है मोदी और कांग्रेस के खिलाफ। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं स्टूडियो में विनोद अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार, अमरजीत कौर, सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव, हमारे साथ हैं लखनऊ से अखिलेश प्रताप सिंह, कैप्टन अभिमन्यु और राजीव रंजन, जेडीयू नेता। सबसे पहले राजीव रंजन जी, आप लोग कोशिश कर रहे हैं, नीतीश कुमार केंद्र बिंदु में है इस बार थर्ड फ्रंट के, और मोदी ने कहा है कि थर्ड फ्रंट दिल्ली में घिसे पिटे लोगों को इकट्ठा करके बनाने की एक कवायद है, एक दुकान है जो आप लोग खोलकर बैठना चाहते हैं चुनाव से पहले। राजीव रंजन। देखिए, मोदी जी के इतिहास प्रेम को लेकर के मैं नहीं कुछ कहना चाहूंगा, लेकिन उन्हें इतना जरूर याद रखना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब एक विशाल गठबंधन बनाया था तो इन्हीं घिसे पिटे तथाकथित घिसे पिटे दलों के बल पर उनका गठबंधन कांग्रेस का प्रभावी विकल्प बन पाया था। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, वाजपेयी जी में आप थे, लेकिन बहुत सारे जो बाकी घिसे पिटे जिनकी तरफ इशारा मोदी कर रहे वो नहीं थे, वाजपेयी में आप थे। आप तो थर्ड फ्रंट में नए आए हैं दरअसल। मैंने ये कहा, वो वैसे उनके वार जो होते हैं वो अक्सर ज्यादातर हमारी पार्टी को लेकर के हो रहे हैं और नवीन पटनायक जी को भी वो एक बड़ा खतरा मानते रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जिस तरीके के महिमा मंडन का फायदा उनको हो रहा हो, लेकिन अगर देखें तो पिछले 1 वर्ष में 8 राज्यों के चुनाव हुए जिनमें 5 राज्यों में भाजपा की सरकार थी और वो 3 राज्य केवल बचा पाए। आप अगर इन आंकड़ों को वो मोदी पर करने की वजह से थर्ड फ्रंट पे बात करते हैं। आपको भी मोदी फोबिया है राजीव रंजन जी, आपको भी मोदी फोबिया है कि आप 30 सेकंड किसी इशू पर बोले, मोदी पर ना बोले, हो ही नहीं सकता। मैं थर्ड फ्रंट की बात करना चाह रहा हूं जिसको घिसा पिटा कर चुके हैं और थर्ड फ्रंट की 3 बैठकें हो चुकी है, कोई फ्रंट बनता भी नहीं दिख रहा, यही तो वो कह रहे हैं। अजीत अंजुम जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस मोर्चे की बुनियाद अभी नहीं बनी है उसको भी तमाम सर्वेक्षण ये बताते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के गठबंधन से बराबर या उससे ज्यादा सीटें जीतने की स्थिति में अभी है, जब तक कि उसका कोई अभी आधार भी नहीं तय हो पाया। अच्छा, इन बैठकों के जो प्रारंभिक निष्कर्ष हैं ये जरूर है कि पार्लियामेंट के दोनों सदनों में एक प्रभावी ब्लॉक के तौर पर हम अपनी बात रखेंगे। आपकी बात हो रही है भाई मुलायम सिंह, ढूंढेंगे इस गठबंधन में कई ऐसे लोग हैं, पहले तो गठबंधन बना नहीं, अभी पानी के भीतर मछली का शिकार आप लोग कर रहे हैं। इस गठबंधन में कई प्रधानमंत्री के दावेदार हैं और होंगे। मुलायम सिंह अभी कह चुके एक तीसरा मोर्चा चुनाव के बाद ही बनता है, सीताराम येचुरी कह चुके कि 77 से लेकर अब तक जब भी मोर्चा बना बाद में बना। लेकिन सवाल उठता है मोदी के निशाने पर क्यों है ये मोर्चा, इस पर बात करेंगे। एक बार मैडम आपसे भी समझना चाहूंगा, क्योंकि सीपीआई की है, सीपीआई सीपीएम एक अहम फैक्टर रहा है जब भी मोर्चेबंदी पहले हुई है, चाहे 89 में, चाहे 96 में, चाहे जब भी संयुक्त मोर्चा में भी। और मोदी जिस ढंग से कह रहे हैं, मोदी क्यों हमला कर रहे हैं तीसरा मोर्चा, जो आपका मोर्चा बना ही नहीं, वो कुनबा लगता ही नहीं कि बन पाएगा चुनाव के पहले। मोदी जी मान के बैठ गए कि मैं प्रधानमंत्री होने वाला हूं और मेरी पार्टी ने मुझे कैंडिडेट बना दिया। उनकी फ्रस्ट्रेशन ये है कि ये सब कुछ फिसल नहीं जाएगा उनके हाथ से अगर नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी पार्टीज किसी मोर्चाबंदी की तरफ बढ़ते हैं, बिफोर इलेक्शन सिग्नल देते हैं, उस हिसाब से स्टेट टू स्टेट एडजस्टमेंट करते हैं।
मोर्चा 3 जो मीटिंग आपकी हुई है उसमें कहीं मोर्चा बनने हमने की गुंजाइश मोर्चा नहीं। इलेक्शन से पहले बनाने की किसी ने बात नहीं की, ना उन पार्टी तो कल भी देवेगौड़ा क्या चाय पे मिले आप लोग सबको? चाय पे मिलेंगे, सीट एडजस्टमेंट होना है, अलग अलग जगहों पे इलेक्शन की स्ट्रेटेजी बनी है तो मिलेंगे, चाय पे मिलेंगे, खाने पे मिलेंगे। लेकिन ये सिग्नल देंगे कि अगर इतनी आसानी से कांग्रेस को लगता है कोलिशन बना लेंगे, बीजेपी को लगता है कोलिशन बना लेंगे, तो हम बताना चाहते हैं कि इम्पोर्टेंट फैक्टर है नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी पार्टीज। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ, सिर्फ उन्होंने थर्ड फ्रंट को थर्ड रेट नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कंट्री थर्ड रेट हो जाएगी। उन सारी स्टेट्स के वोटर को गाली दी है इन्होंने। फिर ये कह देना कि ये जो है घिसे पिटे लोग हैं और कैसे हैं, वहां की जनता घिसे पिटे उन लोगों को चुन रही है। इस तरीके की भाषा का प्रयोग एरोगेंस है। चलिए इसका जवाब लेते हैं। कैप्टन अभिमन्यु, पहले तो थर्ड रेट की बात की मोदी ने कोलकाता में, आज भुवनेश्वर में फिर वो करे घिसे पिटे लोगों को इकट्ठा करके तीसरे मोर्चे की वकालत करते हैं। थर्ड फ्रंट दुकान है जिसे खोलकर लोग बैठ जाते हैं और ये कह रहे हैं कि एरोगेंस है, ये अपमान है। तो थर्ड फ्रंट इतनी चिंता आपको दे रहा है कि आप कभी दुकान करें कभी थर्ड रेट करें। कैप्टन अभिमन्यु। अजीत जी, देश की पिछले 30 साल की राजनीति का इतिहास के झरोखे से अगर हम आकलन करते हैं तो एक निष्कर्ष पर हम बड़े स्पष्ट तौर पर पहुंचते हैं कि कोएलिशन एरा के इस युग में थर्ड फ्रंट का प्रयोग जब भी किया गया वो फेल साबित हुआ और जब जब थर्ड फ्रंट की सरकार देश में आई उस प्रयोग के कारण देश को लंबे समय काफी भुगतना पड़ा। आर्थिक तौर पर देश की हालत दयनीय हुई, खराब हुई और आज यथार्थ के धरातल पर खड़े होकर के देखते हैं कि थर्ड फ्रंट के जितने भी ये दल हैं जो उसके थर्ड फ्रंट का तथाकथित थर्ड फ्रंट की बात करते हैं, ये सारे दल एक प्रकार से आज अप्रासंगिक हो गए हैं और कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि आज नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में जो लहर चल रही है वो उसका मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। और यही आपके तमाम जितने मीडिया के ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं वो भी इसकी तरफ स्पष्ट संकेत कर रहे हैं। तो कांग्रेस भी अब सीधे लड़ाई करने की बजाय अपनी बी टीम को आगे कर रही है जो सदा लेफ्ट पार्टी से लेकर के और दल उन्होंने खड़े किए हैं। तो अभी तक तो आप लोग आम आदमी पार्टी को बी टीम कर रहे हैं, अब आप थर्ड फ्रंट को भी बी टीम करें। चलिए एक मिनट कैप्टन अभिमन्यु जरा इसी पर लेते हैं टिप्पणी अखिलेश प्रताप से। 9 दल ऐसे हैं, अखिलेश प्रताप सिंह 12 में से 9 दल ऐसे हैं जो कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। जी, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस की बी टीम, अभी तक आम आदमी पार्टी बी टीम थी, अब इसको भी बी टीम करे। और आपको ये बता दें अखिलेश, आप जवाब दें अखिलेश प्रताप, उन्होंने ये भी कहा है मोदी ने कि जो कांग्रेस की मदद करते हैं ऐसे दल ही एक तरह से लोगों को गुमराह करते हैं और यही थर्ड फ्रंट एक जमात है। थर्ड फ्रंट का काम है कांग्रेस बचाओ। अखिलेश प्रताप सिंह, आऊंगा उसके बाद विनोदा। माफ करें अखिलेश प्रताप, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है अखिलेश प्रताप सिंह? लगता है अखिलेश प्रताप सिंह तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। विनोद, जिस ढंग से कहा है मोदी ने और ये अब कैप्टन अभिमन्यु का, हालांकि इसका जवाब आपको देना ज्यादा बेहतर होगा कि बी टीम है कांग्रेस की आप, उसके बाद विनोद अग्निहोत्री आपके पास आ रहे हैं। फ्रंट होता है, थर्ड फ्रंट फोर्थ फ्रंट शब्द का क्वेश्चन नहीं है, फ्रंट है। जब हम नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी बोल देते हैं तो लोगों को तकलीफ क्यों होने लगती है? क्या जनता पार्टी के अंदर जिसमें जनसंघ ने अपने आप को विलय कर दिया था और वो ज्यादा देर सरकार नहीं चलेगी तो ये उसमें नहीं थे? कई कारण होते हैं जब फ्रंट नहीं चलता है। या क्या उस गवर्नमेंट में ये नहीं थे जो गवर्नमेंट बनी थी वीपी सिंह जी के टाइम में और करप्शन एक मेजर इशू बना था? इसलिए ये एक एरोगेंस है और ये इनका डर है, इनकी फ्रस्ट्रेशन है। सही हो सकता है, लेकिन एक बात कहना चाहती हूं, 11 पार्टियों की हैसियत 95 सीटों की है आज की तारीख में। जनता बढ़ेगी ना? कहां वो लेफ्ट 96 में जो 52 सीटें थी लेफ्ट की और 58, 59 2004 लेफ्ट हम 24 हो गए, मान लिया। की हैसियत खत्म हो चुकी है अब। ये कहने से नहीं होता, मतलब आधी हो गई। चलिए मान लेते हैं उस 2004 से पहले भी लेफ्ट को मार्जिन पे फेंक चुके थे लोग कि आपका सियासत से कोई लेना देना अब नहीं रह गया। लेकिन उसी लेफ्ट ने बाउंस बैक किया, 60 के करीब लेफ्ट की सीटें आई और 4-4.5 साल तक हम बहुत सारे मुद्दों के ऊपर जनता को राहत दे पाए। अब सवाल उठता है कि इस बार क्या होने वाला, आएंगे आपके पास, लेकिन एक बात मुझे कह लेने दीजिए, सिर्फ एक बात। देखिए बात बहुत सीधी है, हम
किसी पार्टी को बचाने के लिए एक साथ नहीं आ रहे हैं, देश को बचाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हम देश को बचाने की चिंता चुनाव के समय हो जाती है आपको। चुनाव जैसे होता है देश बचाने की चिंता हो जाती है। प्रकाश कारात जाकर चेन्नई में जयललिता से मिलते चुनाव के समय देश की चिंता, हम लगातार और नीतीश कुमार मिलते देश की, ये सब देश की चिंता है। दर्शक इन्हें देख रहे हैं। तीसरा मोर्चा 95 सीटें कुल संसद में, देश की इन सबको चिंता हुई, सब एक साथ आ गए। कल सबने चाय पी, उसके पहले सम्मेलन हुआ, क्योंकि देश की चिंता है। जो कुछ भी इस देश में हो रहा है देश की चिंता के तहत हो रहा है। अखिलेश प्रताप सिंह कहा कि बी टीम है तीसरा मोर्चा। मोदी ने कहा कांग्रेस को बचाने के लिए सब हो रहा है, और थर्ड फ्रंट अगर बनता है उसका एक ही काम होगा, कांग्रेस बचाओ। अखिलेश प्रताप सिंह, आरव विनोद उसके बाद। देखिए, ये जो मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, इधर एक महीने से देश के तीर्थाटन पे निकले हैं, और उसके बाद उन्हें ये जो दिख रहा है, उन्हें विश्वास हो गया है कि वो कहीं नहीं है। जो वो सोच रखे थे कि हम पूरे देश में जनादेश इनके पीछे घूम रहा है, यथार्थ जानने के बाद वो बफला गए हैं, अपना आपा खो चुके हैं और फ्रस्ट्रेशन में आ चुके हैं। इसलिए जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं, संयमित व्यक्ति इस तरह की भाषा राजनीति में एक दूसरे के प्रति नहीं कहता है। जिस तरह से वो बोल रहे हैं, उसका कारण यही है कि उन्हें लग गया है, फ्यूचर दिख गया है, वही कारण है। आज भी गैर कांग्रेस के बाद अन्य दलों का संख्या या अन्य दलों की जो रीच है वो बीजेपी की रीच से ज्यादा है। इस बात का नहीं तो सबको जोड़ लेंगे तब तो अलग बात है। आज तब तो फिर वही बात है जो कह रहे हैं, इसका मतलब आप सबको जोड़ ले रहे हैं माइनस भी। नेचुरली जो कांग्रेस के साथ आज गवर्नमेंट में नहीं है वो भी जुड़ेंगे। देखिए, या तो कांग्रेस है या बीजेपी है या दूसरे दल है। तो अगर वो सवाल नहीं है। मोदी जी है, मोदी जी से कोई रहा नहीं है, कितने लोग उनके पास कोई जा रहा नहीं है। अच्छा, उनके पास कोई जा रहा नहीं है। आज एनडीए तो है नहीं, वो सीडीए बन के रह गया, कम्युनल डायमेंशनल अलायंस, 3 दल हैं, बहुत बड़ा। नहीं तो इसका मतलब चुनाव के बाद आपको तीसरे मोर्चे से उम्मीद है। इसका मतलब चुनाव के बाद अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसकी तरफ इशारा मोदी ने भी किया है कि जैसे 96 में सिचुएशन आई, वैसी अगर कोई सिचुएशन आती है तो आप सब लोग जैसे 140 सीट को वाली पार्टी सीताराम केसरी के नेतृत्व में जैसे सपोर्ट कर देकर आपने एक डार्क हॉर्स को बना दिया प्रधानमंत्री, कुछ ऐसी तस्वीर अगर होगी तो आप लोग वो सब करेंगे। अंजुम जी, कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यूपीए 3 की गवर्नमेंट आने जा रही है, क्योंकि देश में विश्वसनीयता कांग्रेस के नेतृत्व कांग्रेस के पास है। हमारे काम है, सब कुछ बताएगा। अच्छा चलिए, और मैं आपको ये भी बता दूं, थर्ड फ्रंटों में जिनका नाम आप जिक्र कर रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सी पार्टियां हैं जिनका अच्छा खासा जनादेश है, सांसद जीत के आते हैं, वो प्रो कांग्रेस है। अच्छा, तो उम्मीद पर दुनिया कायम है कि जो भी बीजेपी से बाहर है वो सबसे सेटिंग हो जाएगी, आपकी प्रो कांग्रेस है। चलिए, चुनाव के पहले कोई भले घास न डाले, लेकिन चुनाव के बाद आपको उम्मीद है। कैप्टन अभिमन्यु, आप जवाब देंगे जो अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे हैं कि मोदी जी को पता चल रहा है वो ये तो तय है कि वो कम्युनल नहीं है। अखिलेश जो भी बीजेपी के बाहर है, कमोबेश वो कम्युनल नहीं है। जो बीजेपी के बाहर है वो प्रो कांग्रेस है। एक नया जवाब दीजिए पहले कैप्टन अभिमन्यु, उसके बाद आरव विनोद अग्निहोत्री। माफ करें कैप्टन अभिमन्यु, जवाब दीजिए। अखिलेश जी की बात सुनकर के ऐसा लगता है कि एक तो उनको लगता है कि उनकी आंखें बंद हो चुकी हैं। देश भर में नरेंद्र मोदी जी की रैली में जो भारी संख्या और उत्साह उनको लेकर के पूरे देश में है, और मीडिया तक उसको आज दिखाने के लिए मजबूर है। चलिए, काफी गंभीर बात हो रही है, आपने अच्छा मजाक करके नए प्रकार का आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है, एक नए प्रकार का आत्मविश्वास उनके अंदर दिखाई दे रहा है कि उनको लग रहा है कि उनका डिजाइन जो है, जो अलग अलग आज फ्रंट खड़े करके कि किसी प्रकार से सबका मालिक एक अंत में जाकर के फिर से सब कांग्रेस का समर्थन करने वाले हैं। चलिए, वो डिजाइन उनको लग रहा है कहीं ना कहीं वो सफल करने में कामयाब हो सकते हैं। सबका मालिक एक राजीव रंजन जो इन्होंने कहा सबका मालिक एक, और साथ में राजीव रंजन एक बात और कही मोदी ने कि हम शब्दों का प्रयोग करें, वो क्यों करता है? एक मिनट, राजीव रंजन ये भी कही मोदी ने, पार्टी के नेताओं का जो, मैं एक मिनट सुन लीजिए, मोदी ने ये भी कही है बात कि थर्ड फ्रंट को पहचानेंगे नहीं तो हम हिंदुस्तान की राजनीति का शुद्धिकरण नहीं करेंगे। तो आप लोगों को किनारे रख के शुद्धिकरण हो सकती है। देखिए, अगर नरेंद्र मोदी शुद्धिकरण की बात करें तो मुझे लगता है शुद्धिकरण की बात करता है, कितना अच्छा मजा। जिस तरीके की राजनीति उन्होंने की है, अखिलेश जी ये जवाब उससे मांगा है उन्होंने, मुझे जवाब देने दीजिए।
और जिस तरीके का अहंकार दिख रहा है दोनों राष्ट्रीय गठबंधनों का, मैं आपको ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि दोनों नेशनल पार्टीज जो फेडरल स्ट्रक्चर में रीजनल पार्टीज के ने जो एस्पिरेशन को लेकर के जो बातें रखी है, उसके कारण जनता से कनेक्ट नेशनल पार्टीज का कमजोर हुआ है और रीजनल फोर्सेस का लेफ्ट डेमोक्रेटिक जो पार्टी है, मुद्दा ये है कि चुनाव के पहले आप सब लोग एक कुनबा बनाने में बैठे हुए हैं और वो कुनबा बन नहीं पा रहा है क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री पद के 2-3-4 दावेदार है और उसमें मुख्य दावेदार मुलायम सिंह और आपके भी है। चलिए राजीव रंजन आएंगे, मुद्दे से भटक सैद्धांतिक बात करते हैं, बात जमती नहीं। विनोद, भारतीय जनता पार्टी में भी आपने देखा, हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी ने भी देखा, हर पार्टी में, नरेंद्र मोदी जी के, लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी में एक मोदी आकर बाकी पार्टी को है। आपने 11 में 4-5 होंगे। चलिए विनोद अग्निहोत्री, ये जो कुनबा बनाने की कोशिश हुई, 3 मीटिंग हुई, कल भी चाय पर मिले देवेगौड़ा के, जैसा कि उन्होंने कहा ऐसे ही मिले चाय की तलब के लिए। तो नीतीश कुमार पटना से जहाज लेकर 1100 किलोमीटर चाय पीने तो आए नहीं थे, लेकिन कोई रास्ता बनता हुआ दिख रहा है। 95 सीटें हैं। 96 की बात करें, बहुत बड़ी ताकत थी जनता दल, उसमें लालू यादव, शरद यादव, बड़ा नेता, और उसके बाद उसमें जीके मुखबिर 20 सांसदों वाली पार्टी, टीडीपी 17 सांसदों वाली पार्टी, तमाम सिचुएशन उस समय दूसरी थी। आज की स्थिति में आपको कोई ऐसा कुनबा जो ये बनता हुआ दिख रहा है, हालांकि बनता दिखता भी है और बनने से पहले उसमें पेच भी फंसता है। देखिए, ऐसा है कि देश का जो राजनीतिक यथार्थ है उसे कैप्टन अभिमन्यु को भी स्वीकार करना चाहिए और अखिलेश प्रताप सिंह को भी स्वीकार करना चाहिए कि यहाँ एक तीसरे गैर कांग्रेस गैर भाजपा गठबंधन की या मोर्चे की या ताकत के बहुत बड़ी गुंजाइश है। ये राजनीतिक यथार्थ है, लेकिन दिक्कत ये है, उसकी समस्या ये है, विडंबना ये है कि जो इस धारा को प्रतिनिधित्व जो पार्टियां जो रिप्रेजेंट करती हैं, उनकी साख इतनी खराब हो गई है। लोग समझते नहीं, राजनीतिक लोगों को लगता नहीं कि अवसरवादियों वही समाज है जो अवसरवादी है और एकजुट होना चाहिए। साख इतनी खराब हो गई है कि उन पर भरोसा भी करना मुश्किल होता है। आप देखिए 1998 में यूनाइटेड फ्रंट के कन्वीनर चंद्रबाबू नायडू सबसे पहले एनडीए में चले गए। बिल्कुल सही बात है। डीएमके के सवाल पर सरकार गिरी देवगौड़ा और वो जैन कमीशन मुद्दे और वो उसमें बीजेपी अभिमन्यु जी से बीजेपी ने इसको जब बनाया कि मंत्रियों को हटाया जाए और बीजेपी ने डीएमके को लेकर 5 साल सरकार चलाई। बिल्कुल, आज उन्हीं थर्ड रेट पार्टियां जिनको नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, वो चुनाव के बाद फिर उन्हीं की हंटिंग करेंगे। उसमें चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो नवीन पटनायक हो, चाहे डीएमके हो, चाहे जयललिता हो, उन्हीं को मोदी जी ढूंढेंगे। बहुत अहम बात की कैप्टन अभिमन्यु, थर्ड रेट पार्टियां जिसको बताई है मोदी ने, उसमें एआईडीएमके भी है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा स्पेसिफिक, एआईडीएमके भी थर्ड रेट है या नहीं? क्योंकि मोदी से जयललिता के अच्छे रिश्ते थे, लेकिन इस बीच जयललिता ने लेफ्ट के साथ कुछ गठबंधन की बात की तो थर्ड रेट की लिस्ट में वो भी आ गई है, या नहीं गुंजाइश बाकी है? कैप्टन अभिमन्यु, हमने बड़े स्पष्ट तौर पर कहा कि और टीएमसी भी, जो हालांकि टीएमसी आपके साथ भी नहीं है, किया जा रहा है वो एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी के लिए नाइट वॉचमैन का खोज का और प्रयास जारी है कि कांग्रेस पार्टी समझती है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी और इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकती किसी भी प्रकार से। ये प्रकार सवाल का जवाब नहीं दिया कैप्टन अभिमन्यु। मैंने सवाल पूछा कि थर्ड रेट की लिस्ट में, एक मिनट कैप्टन अभिमन्यु, जाए घिसे पिटे लोगों की लिस्ट, जो पार्टी की लिस्ट बताई है थर्ड फ्रंट, उसमें एआईडीएमके है। मैं जानना चाहता हूं एआईडीएमके भी उसी लिस्ट में है ना? ये घिसी पिटी पार्टी या घिसे पिटे लोगों की पार्टी, 11 में से किसी से उम्मीद तो नहीं है ना चुनाव के बाद मोदी को कुछ सीटें और सांसदों का जुगाड़ करना होगा? तो ये सभी दल अब राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य में जो आज राष्ट्रीय मुद्दे देश के सामने हैं, उन सभी मुद्दों को लेकर के अप्रासंगिक हो चुके हैं और लगातार कांग्रेस को समर्थन देने के कारण जो 10 साल की कांग्रेस की सरकार के जितने कुकर्म हुए हैं, अच्छा, अगर एआईडीएमके महंगाई और कैप्टन अभिमन्यु अगर एआईडीएमके मोदी के साथ आ जाता आपकी पार्टी के साथ तो प्रासंगिकता बची रहती। भी दल रहा कैप्टन अभिमन्यु, मोदी के साथ अगर एआईडीएमके आ जाती जयललिता, जिनको आप लाने की जुगत में थे, तो प्रासंगिकता बची रहती, लेकिन चूंकि आपके साथ नहीं इसलिए अप्रासंगिक है। और जेडीयू भी प्रासंगिक है। जेडीयू 16 साल प्रासंगिक थे क्योंकि आपके साथ थे। आपकी कल्पना हो सकती है, नहीं अप्रासंगिक तो देश इनको कर देगा, ये ज्यादा गलतफहमी है। जमीनी यथार्थ यही है कि ये राजीव रंजन जी, हमारे राजीव रंजन जी को मैं बताना चाहूंगा, आप मुझे जवाब देने नहीं दे रहे हैं। जाएंगे नहीं, आप मुझे जवाब देने नहीं दे रहे हैं। राजीव रंजन जी, आपने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा और कुछ दिन तक आप कांग्रेस के दरवाजे पर खड़े रहे
कांग्रेस से गठबंधन के लिए आप प्रार्थना करते रहे। आज आप गैर भाजपा और गैर कांग्रेसी आप गलतफहमी के शिकार हैं और अपने आप को प्रासंगिक गैर कांग्रेसवाद की अवधारणा को आपने खत्म कर दिया, लेकिन इनके नरेंद्र मोदी को सामने लाकर नरेंद्र मोदी को सामने ला करके बचाने की बात करते हैं। ये देश को डुबाने वाले लोग हैं, ये देश को बचाने की कहां से सोचने वाले हैं? उस स्वरूप को आपने उभरने नहीं दिया। चलिए एक मिनट, आपने ये मौका दिया है कि गैर कांग्रेसवाद के नाम पर जो पार्टियां आपके साथ जुड़ सकती थी महंगाई और गैर कांग्रेसवाद का स्टेज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने आज सामुदायिक ध्रुवीकरण आप देश जनता के मनों में उसको हम सब प्राप्त कर दिया है। आप अप्रासंगिक हो गए हैं। आप अपनी कंफ्यूजन के कारण, अपनी गलतफहमियों के कारण, अपने मुकाबले के कारण, अपने जहलखानियों के कारण आज जनता कहीं पर भी नहीं बचा है। एक मिनट नहीं बचा है। एक मिनट, आप दोनों को रोक रहा हूं। जरा मिथिलेश कुमार हैं हमारे साथ, मैंने आपसे कहा ना 8 राज्यों में चुनाव हुए, 5 राज्यों में आपकी सरकार थी, आप केवल 3 राज्य बचा पाए। 1 वर्ष में 8 राज्यों के चुनाव हुए, जिसमें 5 राज्यों में आपकी हुकूमत थी, केवल 3 राज्य आप बचा पाए। आप क्या मुझे लगता है उत्तर विधानसभा चुनाव के नतीजों पर राजीव रंजन हम अभी बात नहीं करना चाहेंगे। राजीव रंजन विधानसभा चुनाव के नतीजों पर हम बात नहीं करना चाहेंगे। राजीव रंजन विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बात नहीं करेंगे। ब्रेक के बाद वापस रोक रहा हूं आपको। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। मिथिलेश कुमार हमारे साथ सांसद है समाजवादी पार्टी के, और आप लोगों के पास भी वापस आएंगे। अखिलेश प्रताप आपके पास भी और मैडम आपके पास भी समझने की कोशिश करेंगे मोदी क्यों हमला कर रहे हैं तीसरे मोर्चे पर, ऐसे मोर्चे पर जो मोर्चा अभी बना नहीं।